हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का न्यू टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जिस प्रकार से मैंने संधारित्रों का संयोजन पढ़ाया था, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, उसी प्रकार से हम प्रतिरोधों का भी संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, संधारित्र में पढ़ा था ना, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, समांतर क्रम में क्या था, वो सब आपने देखा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या करते थे कि भाई हम इच्छित मान का संधारित्र प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को आपस में जोड़ते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिरोध हम क्या करेंगे, धारा को कंट्रोल करने के लिए, मतलब आवश्यक मान की धारा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ करके उससे आवश्यक धारा को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, मतलब उस अभिष्ट मान का प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। धारा का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें धारा का जो आवश्यक मान है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ करके एक अभिष्ट प्रतिरोध का एक अभिष्ट मान प्राप्त कर लेंगे, और वो अभिष्ट मान ही वो करंट को कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना, करंट को एक्सप्लेन करेगा। जो भी हमें आवश्यक करंट है, जो भी हमें नेसेसरी करंट है, उसको बताएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धारा है उसको आवश्यक मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उपलब्ध जो प्रतिरोध हैं, जो भी हमारे पास प्रतिरोध हैं, उनको परस्पर आपस में जोड़ करके और अभिष्ट मान का प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देख लीजिएगा। इसमें तीन प्रतिरोध लगा रखे मैंने, R1, R2, R3। तीनों देखिए एक सीरीज में है, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध लिए हैं, तीनों एक श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब तीनों प्रतिरोधों से समान धारा जाएगी, समान धारा यानी I, क्योंकि इन तीनों प्रतिरोधों के लास्ट जो एंड है, एक तो फर्स्ट एंड है, देखिए प्रतिरोध R1 का पहला एंड और प्रतिरोध R3 का लास्ट एंड, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से V से जुड़े हुए हैं, मतलब V विभवांतर की बैटरी से जुड़े हुए हैं ये एंड। ठीक है ना, R1 और R3 के लास्ट एंड, यानी R1 का फर्स्ट एंड, R3 का लास्ट एंड, ये पोटेंशियल डिफरेंस V से जुड़े हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में करंट बहेगी, करंट I प्रवाहित होगी, और ये I क्या होगी, इन तीनों प्रतिरोधों में से प्रवाहित होगी, R1 में से भी, R2 में से भी और R3 में से भी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये तीनों प्रतिरोध एक ही शाखा पे लगे हुए हैं, इसका मतलब तीनों में से धारा क्या जाएगी, I ही जाएगी, समान मात्रा में ही धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जो ये R1, R2, R3 जो प्रतिरोध होते हैं, R1 के जो सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, R2 के सिरों के मध्य विभवांतर होगा V2 होगा, R3 के सिरों के मध्य विभवांतर होगा V3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तीनों प्रतिरोधों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये विभवांतर वो डिफरेंट होगा, लेकिन करंट क्या रहेगी, इसमें सेम रहेगी, समान रहेगी। तीनों प्रतिरोधों को सेम करंट मिलेगी, यानी इसमें से भी आई जाएगी, पहले R1 में से भी आई जाएगी, R2 में से आई, R3 में आई, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का डिफरेंट होगा, पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V के बराबर होगा, अप्लाइड जो वोल्टेज है उसके बराबर होगा। ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कुल आरोपित जो विभवांतर है वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, क्योंकि ये V का ही तो क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है V1, V2 और V3 के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा इसमें आगे देखिएगा, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसे संयोजन जिसमें धारा का मान समान होता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, प्रत्येक में से धारा कितनी I प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। तो ओम नियम से हमने ये बता दिया कि V1 बराबर तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य विभवांतर V1 बराबर IR1, और R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2 बराबर IR2, और V3 क्या हो जाएगा, R3 के सिरों के मध्य विभवांतर। और ये तुल्य विभवांतर, यानी जो बैटरी है, बैटरी का जो विभवांतर है यहाँ पर वो कितना है हमारे पास, वो देखिएगा, बैटरी का विभवांतर देखिएगा, बैटरी का विभवांतर हमने क्या लिया, V लिया ना, अरे जो बैटरी ली है उसका जो विभवांतर है वो V है, और वो किसके बराबर, I इंटू R। R क्या हमारा तुल्य प्रतिरोध है, R मतलब पूरा जो संयोजन है ना, उस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, तो V बराबर IR है। तो आरोपित विभवांतर V बराबर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में होगा। तो V का मान रखेंगे IR, V1, V2, V3 तीनों मान रख के इसको सोल्व कर लेंगे, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में। इस प्रकार से हमारा ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, संयोजन में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उन सभी प्रतिरोधों के योग होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा।
भाई याद रखिएगा, जो संयोजन में संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो संयोजन में लगे सभी प्रतिरोधों के योग की क्या होता है, तुल्य होता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोधों का कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ देंगे। इसमें एक नोट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा, हमारे पास अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दे रखा है, R, तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NR हो जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NR। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है भाई, n प्रतिरोध है, सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो n प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट NR। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा संयोजन समांतर क्रम संयोजन है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, वही 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का मान क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का मान समान होता है। उसमें धारा समान रहती थी, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा जाती थी। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि ये तीनों प्रतिरोध एक सीरीज में लगे होते हैं, तो तीनों प्रतिरोध एक ही शाखा पे लगे होते हैं, एक सीरीज में लगे होते हैं, जिसकी वजह से तीनों प्रतिरोध में समान करंट जाती है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों प्रतिरोधों का डिफरेंट होता है, विभवांतर डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जुड़े होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध संयोजन इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। मतलब प्रत्येक का 3 या 4 जितने भी प्रतिरोध लगा रखे सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो सभी का समान होता है। लेकिन करंट क्या होती है, करंट का डिवाइडेशन हो जाता है, इन धारा का वितरण हो जाता है। मतलब 3 शाखाएं हो जाती हैं इसमें, 3 शाखाएं 3-4 जो भी है, मतलब शाखाओं के हिसाब से धारा का वितरण होता है। ठीक है ना, तो मतलब अगर धारा I है तो अगर 3 शाखाओं में वितरित होती है तो I1 I2 I3 के रूप में होगी। ठीक है, क्योंकि 3 शाखाओं पे 3 अलग अलग प्रतिरोध लगा रखे हैं, प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो क्या है, वो तीनों का समान होगा और वो किसके बराबर होगा, बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन धारा का मान क्या होगा, डिफरेंट होगा, जो कि मतलब विभवांतर की बैटरी की वजह से धारा आई जा रही है सर्किट में, लेकिन वो आई क्या हो जाती है, अगर 3 ब्रांचें 3 शाखाएं हैं तो 3 शाखाओं में डिफरेंट रूप में डिवाइडेड हो जाती है, मतलब वितरित हो जाती है, यानी I1 I2 I3 के रूप में। तो I = I1 + I2 + I3 के रूप में डिवाइड हो जाती है इसमें। ठीक है ना, तो देखिएगा आप इसमें समझिएगा, तो देखिएगा 3 प्रतिरोध हमने R1 R2 R3 आपस में समांतर क्रम में क्या है, लगा रखे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे को A बिंदु और दूसरे बिंदु को B से जोड़ा गया। ये तो देखो फिर इसकी जो डायग्राम के बारे में बताया गया है कि इन प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे को तो A बिंदु और दूसरे सिरे को B बिंदु से। ठीक है ना, तो पहला प्रतिरोध देखिए R1 है, इसका पहला बिंदु ये रहा A। देखिएगा R1 का जो एक सिरा है ना, R1 का एक सिरा बिंदु A से, R1 का दूसरा सिरा बिंदु B से, R2 का पहला सिरा बिंदु A से और दूसरा सिरा B से। इसी प्रकार से मतलब ये चीज़ है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के जो सिरे है ना, उससे सिरे को A बिंदु और दूसरे सिरे को बिंदु B से जुड़ा है, मतलब एक को A से और दूसरे को B से जोड़ा गया। तो ये संयोजन जो दिखा रखा है, ये जो संयोजन है, ये संयोजन कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, R1 R2, लेकिन देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो R1 R2 R3 तीनों का सेम रहेगा। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों का सेम रहेगा, लेकिन करंट है वो क्या हो गई, देखिएगा करंट यहाँ इस पॉइंट पे आकर 3 ब्रांचेज में बढ़ जाती है, I1 I2 I3 के रूप में बढ़ जाती है। और ये देखिएगा ये धारा I है, ये I1 I2 I3 में बटेगी, तो I बराबर क्या होगा, I1 + I2 + I3 के रूप में। वहाँ पर क्या था, V बराबर V1 + V2 + V3, लेकिन यहाँ I बराबर I1 + I2 + I3 लेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए श्रेणी क्रम में तो हम V बराबर V1 + V2 + V3 करते हैं, लेकिन यहाँ समांतर क्रम संयोजन है, इसमें क्या होता है, धारा डिफरेंट है, मतलब धारा का वितरण हो रहा है यहाँ पर, वहाँ पर पोटेंशियल का वितरण हो रहा था, यहाँ पर धारा का वितरण हो रहा है। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगी, I1 + I2 + I3 के रूप में लिखेंगे। अब इक्वेशन जो बनेगा, धारा I बराबर I1 + I2 + I3 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है सब इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आगे देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिएगा भाई, ये इस प्रकार से I की जगह में देखिएगा हमारे पास जो बैटरी है जो हमने लगाई है, देखिएगा I बराबर क्या है, I1 + I2 + I3, तो I की वैल्यू V/R है। V क्या है, ये बैटरी का विभवांतर है जो कि हमने अप्लाई किया है, मतलब जो सर्किट में अप्लाई किया है ना, बैटरी के थ्रू अप्लाई किया है V विभवांतर को। ये अप्लाइड पोटेंशियल जिसे आप बोल सकते हो, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अब आरोपित विभवांतर है ये। ठीक है ना, जो कि बैटरी के द्वारा आरोपित किया गया है सर्किट में, जिसकी वजह से सर्किट में परिपथ में धारा बही है, विद्युत परिपथ में, और उसमें मतलब 3 अलग अलग शाखाओं में धारा डिवाइड हो गई है। वो आई क्या हो गई, किसी एक पॉइंट पर 3 शाखाएं हैं ना, इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, 3 शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाओं पर 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो मतलब तीनों प्रतिरोधों को धारा अलग अलग मिलेगी, एक को I1, दूसरे को I2, तीसरे को I3। तो यहाँ पर I1 क्या होगी, I1 V/R1, प्रतिरोध तो तीनों को सेम, विभवांतर तो तीनों को सेम मिलेगा, R1 R2 R3 तीनों को विभवांतर तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा।
तो V/R1, I2 को V/R2 और I3 को V/R3, ये मतलब प्लस आएगा, इनमें ध्यान रखिएगा। इसमें V हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V से V कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। इसमें देखिएगा ये जो प्रतिरोधों का जो ये देखिएगा संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध R है, संयोजन पूरा जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन है, तो समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध R है, इसका व्युत्क्रम किसके बराबर होता है? जो संयोजन में लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा पूरा जो संयोजन है मतलब जितने प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ करके एक संयोजन बनाए और उस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है, समांतर क्रम जो संयोजन है उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो संयोजन में लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा ये लिखा है इसमें ये चीज, ठीक है ना, व्युत्क्रम योग के समान। नोट इसमें ये है कि यदि n प्रतिरोधों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया आपने, यदि n प्रतिरोधों को अगर आपने क्या समांतर क्रम में जोड़ दिया और प्रत्येक का प्रतिरोध R है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/N हो जाएगा, ठीक है ना। n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपके बार n से डिवाइड करना है, पहले n से गुणा करना है। श्रेणी क्रम में तो क्या करते हैं, n से गुणा करेंगे और समांतर क्रम में क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। यदि n प्रतिरोधों को आपने अगर पैरेलल में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दे रखा R, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/N, ठीक है ना। तो ये होता है तुल्य प्रतिरोध। ये समांतर, जब आप प्रतिरोधों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ते हो, ठीक है ना, प्रतिरोधों को जब आप आपस में समांतर क्रम में जोड़ते हो तो तुल्य प्रतिरोध ये बनता है, ठीक है। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आप जब ये जो सर्किट प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना, परिपथीय समस्याएं जो भी ये परिपथीय जो भी क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल जो भी सर्किट के जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो जब आप करोगे तुल्य प्रतिरोध वगैरह निकालोगे ना, उसमें काम में आएगा, ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध निकालने में काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। इस संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान है, जो तुल्य प्रतिरोध जो होता है, पूरा जो संयोजन है उस संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध बनता है उसका मान है वो संयोजन में जोड़े गए निम्नतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। मतलब आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है ना, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो संयोजन में जोड़े गए मतलब संयोजन में जोड़े गए जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सभी प्रतिरोधों से क्या होता है, कम होता है, ये भी याद रखिएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये संयोजन में जो भी तुल्य प्रतिरोध है उसका जो मान होता है वो संयोजन में जोड़े गए जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबसे कम होता है, या फिर निम्नतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे छोटा होता है ये संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है ना, संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है उसका मान जो संयोजन में जोड़े गए जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी प्रतिरोधों से क्या होता है, कम होता है, ये याद रखिएगा। निम्नतम मतलब जो निम्नतम होगा उससे भी कम होता है, सभी के मतलब सारे आ गए, उसमें सारे प्रतिरोध आ गए, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में बिंदु ए व सी के मध्य क्या ज्ञात करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जैसे हम तुल्य धारिता ज्ञात करते थे ना, वैसे यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखो इस सर्किट को ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये जो भी डायग्राम बनाया है इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें R2 और R3 देखिएगा, दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, और R2 और R3 मैंने R2 बराबर 4 लिखा, R3 बराबर 4 लिखा, R1 बराबर 2 लिखा है। तो यहाँ से A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R2 और R3 देखिएगा दोनों क्या है, पैरेलल में, समांतर क्रम में क्या होता है तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखते हो आप, R बराबर R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा आप इधर से देखिएगा, आप देखिएगा इधर से R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो ये वैल्यू रखोगे 4 ही है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों का जो ये R2 और R3 है ना, ये दिख रहा है ना R2 और R3, ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा वो मान कितना है, मतलब R, जिसे मैंने R नाम दिया, तो R बराबर कितना गया, 2 ओम आ गया, कितना गया, 2 ओम। और ये 2 ओम इस R1 के क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। देखिएगा इधर से मैंने इधर जोड़ भी रखा है, देखिएगा R1 तो ये पहले से था, एक के पास में ये तो था ही। अब समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, और उस तुल्य प्रतिरोध का मान क्या गया, R बराबर 2 ओम आ गए। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में होंगे। अब सीरीज में होंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों का योग, मतलब जो भी प्रतिरोध जोड़ रखे हैं उन सभी को क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो R1 प्लस R2 का मतलब यहाँ R है, ठीक है ना, R2 क्या है, R है। तो यहाँ से 2 प्लस R1 प्लस R यानी 2 प्लस 2 यानी 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देख लिया करो, मतलब यहाँ पर
प्रॉब्लम ये लास्ट वाली जो जटिल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ना उसको सोल्व करते हैं, जटिल होती है। जैसे ये पहले इसको सोल्व करो आप, ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 इस 2 के क्या होगा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बहुत आसान प्रॉब्लम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिएगा चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए संयोजन का बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है इसमें, जब स्विच एस खुला हो और स्विच एस बंद हो। तो देखिए इसमें स्विच एस खुला है, तो खुला इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है बीच वाले का, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये देखो ये एक ही लाइन में है ना, ये दोनों प्रतिरोध एक ही लाइन में है, एक ही लाइन मतलब एक ही सीरीज में है, तो एक ही सीरीज में मतलब ये सीरीज में है, एक ही सीरीज मतलब ये श्रेणी क्रम में, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब क्या होगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 10 और 10 से 20 ओम। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखिए, नीचे वाली शाखा में देखिएगा 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऊपर वाली शाखा में भी 20, नीचे वाली शाखा में भी 20, और ये देखिएगा जो मैंने लिख भी दिया यहाँ, ऊपरी शाखा में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। 10 + 10 कितना, निचली शाखा में भी, निचली जो शाखा है उसमें भी 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ऊपर वाली 20 और नीचे वाली 20, भाई ऊपर वाली में 20 ओम का प्रतिरोध है, नीचे वाली में भी 20 है, तो 20 क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में होंगे। पैरेलल में क्या होता है, ये दोनों प्रतिरोध 20 ओम और 20 ओम, ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ से, तो क्या करते हैं R1 R2 अपन R1 + R2, तो यहाँ देखो 20 ये 20 देखो इधर से देखिएगा 20 दिख रहा है ना, तो ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा 20 × 20 अपन 20 + 20, तो ये इनको सोल्व करोगे 10 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, जब स्विच एस खुला हो तो कितना प्रतिरोध आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। पहले इसकी ये देखो ये प्रॉब्लम सोल्व करो, ये दोनों सीरीज में है तो पहले इसको सोल्व कर लो, नीचे वाली प्रॉब्लम इसको भी सोल्व करो, ये भी दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में तो 10 कितना हो जाएगा 20, नीचे वाली प्रॉब्लम सोल्व करो 10 कितने 20, तो ये ऊपर वाला 20 बन जाएगा, नीचे वाला 20 बन जाएगा, तो ये दोनों कैसे होंगे पैरेलल में बन जाएगा। तो पैरेलल में बनते ही क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 20 है ना, ये तो 20 × 20 अपन 20 + 20, यानी कि यहाँ से इसको सोल्व करोगे 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब स्विच एस बंद हो, देखो अब इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से एस बंद कर देते हैं स्विच एस को, तो जैसे बंद करेंगे देखो इस प्रकार से ये आपके पास ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, अभी बंद हो गए, थोड़ा इसको सेपरेट लिख पढ़ा दिया मैंने, बंद हो गया, अभी दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए अलग अलग। अब जैसे सेपरेट होते हैं तो देखिएगा ये देखिएगा 10 ओम ये 10 ओम, ये दोनों अब देखिए इनकी सिचुएशन क्या है, ये 10 ओम है ये 10 ओम है, तो देखिए ये दोनों प्रतिरोध क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, कैसे हैं भाई, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, क्या करते हैं दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, तो दोनों का गुणा यानी 10 × 10 बाई ओर, इसको बाई साइड है, ये दाई साइड है, तो बाई साइड में क्या हो जाएगा, बाई साइड के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो R1 बराबर क्या होगा 10 × 10 / 10 + 10। ठीक है, तो ये 5 ओम आ जाएगा, ये इधर बाई साइड का तो 5 ओम आ गए। अब दाई साइड का भी कितना आ जाएगा, ये भी सेम ही है, तो 10 और ये 10 है, तो दाई साइड का भी कितना आ जाएगा, ये दोनों क्या है पैरेलल में है तो 5 आ जाएगा, तो ये भी 5 और ये भी 5 से, और फिर ये दोनों प्रतिरोध कैसे हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। देखिएगा इस प्रकार से 5 ओम 5 ओम, ठीक है ना, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो R1 + R2 इन 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, पहले जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जटिल, उसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये कॉम्प्लेक्स का मतलब ये दोनों, पहले इनको सोल्व करो, फिर इनको सोल्व करो, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सीरीज में हो जाएंगे। भाई पहले तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में 10 × 10 / 10 + 10, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 5 ओम आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको सोल्व करो 10 × 10 / 10 + 10, यानी यहाँ से भी 5, तो ये दोनों फिर ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, फिर ये 5 ओम, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम है और बाकी बची हुई करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है भाई, इतना ही ये काफ़ी होगा। ठीक है भाई, ओके, तो फिर थैंक यू।